I welcome all the participants on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians. As you know, our today's topic is hypertension. What's new in it? Before we start the proceeding, I'll request Dr. Idris Saab to please recite a few verses from Holy Quran. Jazakallah. As you know, our today's topic is hypertension. हमारे दोस्त कहते हैं कि आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन करवाते हैं। मेरा ख्याल है इस पे जितनी भी हों वो कम है, क्योंकि ये दो ऐसी डिजीज़ हैं, डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब मुझसे इत्तफाक करेंगे, अगर हम इन दो बीमारियों पे काबू पा लें तो मेरा ख्याल है हम 50% मॉर्टेलिटी कम कर सकते हैं ओवरऑल जो है, क्योंकि जितनी सारी इन्हीं की कॉम्प्लिकेशन है जितनी हमारी मॉर्टेलिटी रेट है। तो वी आर लकी दैट वी हैव विद अस प्रोफेसर आरिफ नदीम. He is Professor of Medicine, Services Institute of Medical Sciences, a very experienced person. So I'll request him to please come and start the proceeding. अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे मौका दिया और नोवार्टिस वाले को यहाँ लिए हैं। एक्चुअली इट इज़ योर बेसिकली ये तो आपका सारा शो टॉपिक है। ये जो इन्होंने मुझे डॉक्टर साहब मुझे सवाल किया अभी एक ना, मैं पहले उसका जवाब दे दूँ कि किसी को अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है और सिम्टम नहीं आ रहे, व्हाट टू डू। तो अगर सिम्टम नहीं आ रहे, मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट हु हैज़ गॉट यूरिक एसिड हाई लेवल, उनको सिम्टम नहीं होती हैं, लेकिन आपने मेडिसिन लेनी है, इसलिए कि हाइपर यूरिसीमिया इज़ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। हाई किसको कहेंगे? हाई तो 9 से ऊपर नहीं, आपने अपना देखना होता है आपका कितना है। नॉर्मल जो रेंज है 6 तक है, ठीक है। अगर आपका 6 या उससे ज़्यादा रह रहा है और आपको कोई और रिस्क फैक्टर है, मसलन ओल्ड एज है, ये रिस्क फैक्टर है, मेल सेक्स रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है। जी बेटा, अच्छा इसको टच नहीं करता है, उसको मैं नहीं टच करूँगा, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ। अब ठीक है, इससे चेंज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन माइक के पास ही रहिए। हाँ, माइक के पास रोशनी। सर हमने जो पढ़ा है पहले तो लिटरेचर में, वो तो ये था, पहले कहते थे कि 12 तक भी हो अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर वो 10 पे आई, अब जो लेटेस्ट है वो 8 पे है। आप लोग ना सिर्फ गाउट को सोचते हैं ना, नहीं उसमें गाउट जो हमने लिटरेचर में जो था गाउट या रीनल स्टोन्स की हिस्ट्री, अगर ये जो मस्कुलर पेन नहीं होती, मस्कुलर पेन माइल्जिया होता है। तीसरा जो था टोफाई वगैरह, ये 3 इंडिकेशन लिखी होती। नहीं, वो इंडिकेशन है सिम्प्टोमेटिक गाउट की, सिम्प्टोमेटिक हाइपर उसकी है। अगर आप सिंपल बात करें ना कि किसी का हाइपर यूरिसीमिया है, वाई टू वेट के चीज़ें ख़राब हों फिर हम दवाई इलाज करें। एक टर्म है उसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपने सुना होगा। उसका यूरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमारे जैसे अभी उन्होंने बात की थी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की, आप देखें हमारी सोसाइटी में ये दोनों चीज़ें प्रेवलेंट हो रही हैं। वजह हमारा लाइफस्टाइल है, हम जो खाते हैं, अभी अब जो खाना खाएंगे वो कहाँ से आया होगा, कहाँ से देखें ना, कहाँ से, घर से में तो नहीं बनाया ना आपने। तो जो भी चीज़ें बाहर से बनेगी, ये चीज़ें जो इंग्रेडिएंट है ये तो गड़बड़ करते हैं ना आखिर। फिर आप यूरिक एसिड एक बंदे का ज़्यादा है और उसको कोई कंप्लेंट नहीं और है भी, उसने मेडिसिन खानी है तो वो तो फिर फॉर लाइफ ही है। देखिए आप उसको नीचे लाएं ना, कैसे लाएं? नंबर 1 लाइफस्टाइल ठीक करें, आप वॉक करें, हाइड्रेशन स्टेटस ठीक रखें आप अपना। इससे पहले कि आपको प्रॉब्लम हो जाए आपने ट्रीट करना है। सर इसका मतलब यहाँ बाजार वाली रोटी नहीं होनी चाहिए, तो घर वाली रोटी के कहाँ से पैदा? रोटी की तो बात ही नहीं, रोटी तो जहाँ की मर्जी हो, रोटी की बात नहीं हो रही ना। देखिए हम कोशिश करेंगे तो चेंजेस आएंगी ना। ये जो जंक फूड्स हैं हम जो खाते हैं, हमारा माशरा जो है किधर जा रहा है आपको मालूम ही है सारा। मैकडोनल्ड, ये KFC, ये जो हमारे शवारमे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? वो दुनिया ऑर्गेनिक पे जा रही है, हम वापस हम उनके गंद की तरफ हम जा रहे हैं।
ठीक है ना। तो हम अपने लाइफस्टाइल में ये मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, गुजारा नहीं होगा। फिर चूंकि वो नहीं कर सकते हम, व्हाई नॉट टेक अ सिंपल पिल कि यार आपको प्रॉब्लम ना हो। सर प्रिवेंटिव मेडिसिन आप रेकमेंड करते हैं कि बिल्कुल। यूरिक एसिड भी लेनी चाहिए? प्रिवेंटिव मेडिसिन देखिए, अगर आपका नॉर्मल रेंज में रह रहा है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन सर अगर किसी का जैसे कहते हैं लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसका फिर होने का चांस तो है ना? बिल्कुल आप मॉनिटर। अच्छा ये बताएं, आप ईमानदारी से बताएं, हम डॉक्टर हैं, हम में से कितने लोग एवरी ईयर अपने बेसलाइन टेस्ट करवाते हैं? गिने 4-5 नाम आ रहे हैं सिर्फ। एवरी ईयर तो नहीं करवाते, लेकिन कभी कराने होते हैं ना। देखें, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो वाले नहीं पहले थे, कम हो रहे हैं ना। तो हम कौन सा उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि यार हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी क्रिएटिनिन जो है किसी खुदा न खास्ता 0.6 थी, अब वो 1 हो गई है, वो है रेंज के अंदर, लेकिन हमने 40% फंक्शन लॉस कर दिया। तो हम मॉनिटरिंग तो करते नहीं हैं, हम तो लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं करनी, मेडिसिन भी नहीं खानी, फिर कहीं कुछ हो ना हमें, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये तो प्रिवेंटिव सर आप कौन सी मेडिसिन रेकमेंड करते हैं और किस डोज? नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नंबर 2 ड्रग लेनी है। अगर आप 50 से नीचे हैं तो फिबॉक्सिन, 50 प्लस हैं तो ज़ाइलोरिक, एलोपिरिनॉल। तो कितनी डोज में लेनी चाहिए? मिनिमम डोज वो 40 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम। उसको टाइट्रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका यूरिक एसिड लेवल नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डेली लेनी चाहिए या कभी कभी? डेली लेनी है भाई। वीकली हाइपर दोनों के ना, देखिए लिवर हिट होता है, दोनों से हिट होता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो फिबॉक्सिन के साइड इफेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए सर यूरिक एसिड अगर दवाई से कंट्रोल हो जाता है तो ये अगर पैरामीटर सारे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, उनसे बचा जा सकता है? देखिए ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है ना। अगर आप इसको आप ठीक कर सकते हैं तो बाकियों को भी एडिटिव इफेक्ट होगा। जैसे ऐसी इनहिबिटर हम की बात करते हैं, ARB की बात करते हैं, ये जो ARB होती हैं ये न सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, इनका डायबिटीज कंट्रोल पे भी रोल है इनका। मेरा ख्याल है कि आप ठीक है ना, तो एक सेपरेट प्रेजेंटेशन मैंने चूंकि क्वेश्चन आ गया था इसलिए, और आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि अगर हम हाइपरटेंशन नहीं पढ़ते, डायबिटीज नहीं पढ़ते, तो हम डॉक्टर भी नहीं है। मजाक बिल्कुल। हमारे माशरे में जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, ये दोनों चीज़ें और हेपेटाइटिस ये भी आने चाहिए। और डायरिया बिल्कुल हम लिफ्ट ही नहीं कराते। डायरिया के बारे में ना, ये सिर्फ एंटीबायोटिक देना डायरिया इलाज नहीं है, डायरिया को प्रॉपर हमें देखना चाहिए। चलें अब टॉपिक पे आते हैं। यूरिक एसिड की मैनेजमेंट पे ना बड़ी कंट्रोवर्सी है। इलियास साहब ये नहीं, बात इधर नहीं रही। लाइफस्टाइल आ गया और मेडिसिन प्रिवेंशन आ गया, इधर नहीं रही। बिल्कुल इसमें कोई नहीं कंट्रोवर्सी जाना नहीं चाहिए, है। नहीं जाना चाहिए। देखिए मैंने ना कुछ दिन पहले एक वेबिनार किया था हाइपरयूरिसीमिया पे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रेजेंटेशन हाँ सर, दूंगा। आपसे हम आज अब थोड़ा सा ना हाइपरटेंशन तो सारा आपको मालूम ही है, जैसे आप हर रोज़ ट्रीट करते हैं। हमारे जो आम पेशेंट आते हैं GP के पास, उनमें ब्लड प्रेशर डेली हम देखते हैं। अगर इसमें कोई नई चीज़ हो, मैं चाहता हूँ वो आपको मैं बता दूँ जो आजकल आई हुई है, या इसको जितना सिंपल हम कर सकते हैं समझने में, मैं ट्राई किया मैंने आपके लिए स्पेशल। ब्लड प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ वेसल वॉल। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर डेफिनेशन है। BP चेक करने के लिए जो इक्विपमेंट है ना, उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए, उसको वैलिडेट करना चाहिए। आप लोग करते हैं? ये जब ये देखें ना, पंप से हवा भर रहे हैं आप, ऊपर मरकरी जा रहा है, नीचे आ रहा है, या आपका जो रेडियल वाला है तो नीडल यूं घूम रही है, उसमें फ्रिक्शन हो रही है, मट्टी पड़ रही है, वहाँ से मरकरी निकल रहा है, तो उसको वैलिडेट भी करना चाहिए कि हम जो चेक कर रहे हैं क्या ये ठीक भी है। और अप्रोप्रिएटली साइज्ड कफ, अगर आप कफ आपको अप्रोप्रिएट नहीं है ना, यानी वो अगर 2/3 कवर नहीं कर रहा, तो BP रिकॉर्डिंग ठीक नहीं आएगी। ठीक है, फिर ऑपरेटर जो है जी वही सर्कमफ्रेंस, कुछ चीज़ें शॉर्ट भी करनी पड़ेंगी, हर फक्त आप जानते ही हैं। ठीक है, फिर जो ऑपरेटर है वो बार बार अपने आप को चेक करने के लिए ट्यून करता रहे अपने आप को, कि बाज़ आपका असिस्टेंट चेक कर रहा होता है, उसको आप वैलिडेट उसको भी किया करें कि वो क्या ठीक करने लगा है, छोड़ चुका है, या उसकी आदतें ख़राब हो गई हैं, या वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इतना ही होगा। ठीक है ना। फिर कैफीन, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ये कम से कम आधा घंटा पहले ना ली हुई हो। चाय भी शामिल है, कैफीन आ गई ना। पेशेंट को फौरन BP चेक ना करें, उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दें, उसको काम डाउन करें, उसे कोई और 2-4 बातें और करें ताकि उसकी टेंशन डाइवर्ट हो, देन यू चेक इट। और आजकल के मेथड आप करते हैं वो बड़ी अच्छी बात है,
2 मेजरमेंट किया करें, 2 मेजरमेंट्स, उसका एवरेज ले लें आप। फिर अगर आपको लगे एप्रोप्रिएट तो पोस्टल ड्रॉप ज़रूर चेक करना है, ठीक है। अगर आपका पेशेंट है एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है, उसकी इनटेक प्रॉपर नहीं है, हाइड्रेशन स्टेटस कम है, तो उसको पोस्टल ड्रॉप हो रहा होगा। डायूरेटिक अगर ले रहा है अगर वो तो आपने ज़रूर चेक करना है ताकि उसको अकॉर्डिंगली आप उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकें। ये जो 2 मेजरमेंट्स आपने कहा है, इसमें ऊपर वाली लेनी चाहिए या नीचे वाली लेनी चाहिए, जो लोअर? दोनों एवरेज एवरेज। एवरेज एवरेज। कुछ लोग कहते हैं एक्चुअली ना, ऊपर वाले एक्चुअली जो नई टर्म्स आई है ना, नई टर्म्स वो ऑफिस बीपी को नहीं मानती, वो आर्टिफिशियल माहौल होता है, वो पेशेंट स्ट्रेस में आया होता है, वो कहती है कि घर का बीपी चेक करें, बीपी मॉनिटरिंग हाउस में होनी चाहिए, घर में ठीक चेक नहीं होता ना। तो यहाँ पे चूंकि वो वाला करना होता है तो आप उसको थोड़ा रेस्ट करवाएं, अभी चेक कर लें, जब वो जाने लगे फिर चेक करके देख लें, फिर डिसाइड करें कि कौन सी मेडिसिन देनी है, ताकि आपको थोड़ा बहुत उसको काम डाउन करने में आसानी भी हो चुकी हो। फिर पेशेंट के साथ हर दफ़ा डिस्कस करना है आपने कि भी आपका बीपी इतना है, आपकी उम्र आपकी बीमारी के लिहाज से इतना होना चाहिए, उसको हर दफ़ा फिगर ये रट्टा लगवाएं, बीपी गोल उसको पता हो कि उसकी बीपी गोल क्या है। हाइपरटेंशन अब जो कहते हैं ना कि स्टेज 1 वो हाइपरटेंशन है जिसमें बीपी जो है 140 to 159 सिस्टोलिक और 90 to 99 डायस्टोलिक, ठीक है। स्टेज 2 जो है मोर देन 160/100 मिलीमीटर मर्करी। सर आप तो इससे भी नीचे आ गई है। नहीं, मैं अभी बात करेंगे। ये है ऑफिस मेजरमेंट, ऑफिस में, यानी आप क्लिनिक में जब चेक कर रहे हैं। फिर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन कार्डियोलॉजी जो है, वो कहती है जी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है जिस पे आपने ट्रीट नहीं करना, जिसको आप प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, वो 130 से कम, ठीक है। और उधर जो है ना वो 90 से कम जो है ना होना चाहिए, ठीक है। और स्टेज 1 जो है 130 to 139 और 80 to 89। अब आप आगे नीचे धीरे, हाँ। इसी तरह स्टेज 2 है, स्टेज 2 हाई स्टेज 2 भी है जिसमें 160 to 100 से ज़्यादा बीपी होता है। जो यूरोपियन सोसाइटी है उनके यहाँ ये लेवल्स हैं ऊपर, और नॉर्मल उनके यहाँ भी लेस देन 120/80 है, ठीक है। लेकिन वो जो है ना स्टेज 2 जो है वो 160 और 170 80 तक ले गए हैं वो लोग, 80 तक भी, 180 तक स्टेज 2 कहते हैं वो लोग। और एक और टर्म होती है उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसका भी ध्यान रखा करें कि डायस्टोलिक बिल्कुल ठीक है लेकिन सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है। यंगर एज में ना, यंगर एज में या ओल्डर एज में बीपी जब भी ट्रीट करते हैं ना, दोनों को करना चाहिए। लेकिन यंगर एज में डायस्टोलिक ट्रबलसम होता है और ओल्डर एज में सिस्टोलिक ट्रबलसम होता है, लेकिन ट्रीट हम दोनों को करेंगे। पल्स प्रेशर जो है उसको 40 से नीचे, हाँ, पल्स प्रेशर आपने वही रखना है स्टैंडर्ड जो हमारा है 40 से लेस। जितना ज़्यादा होगा तो आप मतलब सिस्टोलिक को बढ़ा रहे हैं ना यूजुअली, या डायस्टोलिक बहुत कम कर रहे हैं, आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, आपकी इनटेक कम है, तो इनटेक कम भी तो नहीं होनी चाहिए ना। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको पता है कि क्या होता है, डायस्टोलिक आपको मालूम है। प्री हाइपरटेंशन ज़रूर याद रखें। जो प्री हाइपरटेंशन है ना, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। आपको पता है ना ग्लूकोज का डायबिटीज का लेबल लगाने के लिए शर्त है कि 126 से ज़्यादा हो फास्टिंग हो, तो उसको फिर हम लेबल लगाते हैं। लेकिन किसी का 100 और 126 के दरमियान ग्लूकोज लेवल है तो उसको ट्रीटमेंट तो नहीं देनी हमने, चले मान लिया, लेकिन उसको सारी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन तो बतानी है ना उसको, वरना उसको भी उतना ही खतरा है कॉम्प्लिकेशन का, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, जितना किसी नॉन डायबिटिक होता है। सेम इज विद द प्री हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन का लेवल तो नहीं लगा रहे हम, लेकिन वो अपर रेंज में बीपी जा रहा है उसका, तो उसको भी हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लाना है। लेकिन अगर ये पेशेंट जिसको प्री हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, या उसको किसी और वजह से CKD है, या वो ओबीस है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर इफेक्टिव नहीं है उसका बीपी नहीं चलाने में, तो उसको ट्रीट करना है, बेशक वो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन में नहीं आता। क्लियर? ये मैंने बता दिया कि जो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है वो डायस्टोलिक बीपी जो है वो 50 से नीचे इंपॉर्टेंट है, और 50 से अबव जो है वो सिस्टोलिक बीपी इंपॉर्टेंट है।
दो चीज़ें और याद रखनी है आपने। बीपी आपके साथ है, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा होता है, से 180 120 है, 200/130 है, लेकिन उसे सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि सिम्टोमेटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट 100% नहीं होते हैं, 30% होते हैं। बीपी हाई है लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे। वैसे वो फटीग या जो इल हेल्थ सोच रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल सिम्टम जैसे हेडेक है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, पोलियूरिया उसको हो रहा है, लैक ऑफ स्लीप उसको हो रही है, रेस्टलेस हो रहा है, ठीक है, एडिमा उसको हो रहा है, ड्राउजीनेस हो रही है, वर्टाइगो, जो भी सिम्टम हम सोचते हैं हाइपरटेंशन के, वो सिर्फ 30% लोगों को होते हैं। 70% सिम्टोमेटिक नहीं होते, इवन विद हायर ब्लड प्रेशर। तो आपने उनका टारगेट आर्गन डैमेज के लिए एग्जामिन करना, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है, ये स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट है, उस पर डिपेंड करती है कि कुछ लोगों को हमने जल्दी बीपी को नहीं चलाना होता है, कुछ लोगों में जल्दी नहीं चाहिए होती है हमें। तो आपने उस वक्त ये देखना है कि बीपी अगर हाई है, क्या टारगेट आर्गन डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे किसी को सवीर हेडेक हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, वो चेस्ट पेन है, लेकिन उसके जो टारगेट आर्गन है, आईज हैं, LVH का कोई साइन नहीं आ रहा, किडनी के फेल होने का कोई साइन उसको नहीं आ रहा, फंडस में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका मैनेजमेंट प्लान डिफरेंट होगा उस पेशेंट के मुकाबले में जिसको अर्जेंसी नहीं है, एमरजेंसी है। एमरजेंसी मीन एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर विद टारगेट आर्गन डैमेज, प्रोग्रेसिव टारगेट आर्गन डैमेज। जैसे किसी को एनसेफलोपैथी हो गई है, हाइपरटेंसिव एनसेफलोपैथी, किसी को LVF हो गया, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो गया उसको, किसी को MI हो गया या अनस्टेबल एंजाइना है या डायसेक्टिंग एओर्टिक एनेरिज्म है, इनका बीपी नीचे लाना उस वाले पेशेंट के मामले में डिफरेंट तरीका होता है। वो तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे लोगों को एक तो आपने इंटेंसिव केयर में एडमिट करना है या एडमिशन अपने पास कर लें, लेकिन इंटेंसिव उसकी मॉनिटरिंग हो। मॉनिटरिंग क्यों होनी चाहिए? एक तो हम उसको IV ड्रग देनी है हमें, क्योंकि बीपी उसे कंट्रोल तरीके से टाइम स्केल के मुताबिक नहीं चलाना होता है। दूसरा, आपने बीपी को बार बार मॉनिटर करना है, तो उस इंटेंसिव केयर में ही हो सकता है वो, जहाँ पर निगरानी हमारी कुछ न कुछ वैलिड हो। तो जिनमें सवियर प्री क्लेम्शिया है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, या एक्लेम्शिया है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्राइसिस हो रहा है, तो उसका आपने पहले घंटे में बीपी उसका 140 से नीचे लाना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका आपने पहले घंटे में 140 से नीचे लाना है। अगर उसको एओर्टिक डायसेक्शन है तो उसका पहले घंटे में बीपी 120 से नीचे लाना है, वरना रप्चर हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। ऐसा पेशेंट जिसमें कंपेलिंग इंडिकेशन इस तरह की नहीं है, जैसे मैंने भी जिक्र किया, तो आपने पहले घंटे में जो उसका बेस लाइन है उससे 25% नीचे लाएं, ठीक है, और अगले 4 घंटों में उसका 160 और 100 तक ले आए। नॉर्मल ना करें उसका, यकदम नॉर्मल ना करें। ये सोचे क्यों नहीं करना चाहिए नॉर्मल? परफ्यूजन भी उसकी ब्रेन ये जो है ना, कभी आप पहाड़ पे गए, पहाड़ पे जाते हैं, अगर हमारी तवज्जो सड़क की तरफ ना हो, अगर गाड़ी नीचे आती है तो आपका दिल डूबता है ऐसे, क्योंकि हम हायर लेवल पे दिमाग हमारा सेट होता है। इस तरह किसी की ब्लड शुगर हाई लेवल पे चल रही है, उसका बीपी ब्लड शुगर नीचे लाएंगे, बेशक वो विद इन रेंज आप नीचे लाएंगे, लेकिन बॉडी सेंस करती है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। सेम इज हियर कि हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, आपने नीचे ला दिया तो आउटपुट जितनी है उसका फ्रैक्शन जो हर वाइटल ऑर्गन को जा रही है वो नहीं जाती है। फिर तो ग्रेजुअल लाएं ताकि होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म एडजस्ट होता रहे आस्ते आस्ते, ठीक है। दो तरह की हाइपरटेंशन होती है, प्राइमरी आपको मालूम है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वो जिनमें कोई कॉज इस्टेब्लिश नहीं होती, इवन आफ्टर एवरी एफर्ट टू डायग्नोज द एटियोलॉजी, तो 95% लोग ऐसे होते हैं। सेकेंडरी वो जिनमें एटियोलॉजी जो होती है, वो क्या क्या होते हैं, ये हिल गया सो आ जाएगा। जैसे ये प्राइमरी एल्डोर सिंड्रोम में ये कॉमन एटियोलॉजी है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कॉमन है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम जो 20 लोगों में होता है वो, और रीनल डिजीज इटसेल्फ ये भी कॉमन डिजीज है एज ए कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। रीनल डिजीज कॉज एंड इफेक्ट है, ये हाइपरटेंशन की वजह भी है और उस वजह से भी हो भी रहा होता है, तो इसको ज़रूर सोचना चाहिए हमें। उसके लिए रेयर में फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा, ओरल कंट्रासेप्टर, इसको हम भूल जाते हैं। वैसे हम फीमेल जब ले रही थी उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमें ये ध्यान करना चाहिए उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। लिटिल सिंड्रोम जिसमें पेशेंट को हाइपोकलीमिया होता है, उसमें
उसके बार्टर सिंड्रोम, ये तो किडनी के सिंड्रोम ये भी करते हैं, और हाइपरपैराथाइरोडिज्म ये भी कर सकते हैं ये रेयरली। हाइपोथायराइडिज्म में भी बढ़ेगा। हाइपोथायराइडिज्म में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपर में सिस्टोलिक ब्लड, दोनों में बढ़ सकता है। डायस्टोलिक अगर बढ़ा हो तो ट्रीटमेंट उसको भी देनी देनी पड़ती है, ट्रीट तो करना है आपको। तो उससे फिर उसका सिस्टोलिक और नीचे नहीं आएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो ना, मतलब किसी को हाइपरटेंशन हो, आप ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका बीपी विद इन रेंज आएगा। अगर कोई हाइपरटेंसिव नहीं है, गलती से गोली खा लेता है वो, लेकिन साथ उसकी इनटेक प्रॉपर है, तो उसका बीपी 5 मिलीमीटर मर्करी सिस्टोलिक और 5 डायस्टोलिक से ज़्यादा नीचे ड्रम नहीं होता, उसको हाइपोटेंशन नहीं होगा, सिस्टोलिक कम नहीं होगा उसका। फियो क्रोमोसाइटोमा के भी कभी पेशेंट हमारे एक दोस्त पिछले फॉल्ट हुए हैं। फियो के लिए पता है शर्त क्या है? डॉक्टर सरवर चौधरी साहब, उनके बेटे का था तो उनको फियो के लिए सर बात यह है कि हम जो है ना, अगर आपको याद हो बिल एंड लव के प्रीफेस में एक टर्म लिखी हुई, सेंटेंस लिखा हुआ है, आई कैन नॉट सी व्हाट ब्रेन डज नॉट नो। अगर मैं इंक्लाइन नहीं हूं ना इसको तरफ जाने के लिए, तो मैं को पिक भी नहीं कर सकता। अगर मेरे माइंड में ये चीज है ही नहीं, तो मेरे सामने पेशेंट बैठा होगा, उसको फ्यू होगा, लेकिन मैं पिक नहीं कर सकूंगा। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो एपिसोडिक इवेंट है, कि वो हर वक्त उसका बीपी नहीं था, ना ही उसको वो सिम्टम हर वक्त आते हैं जिनसे आपका प्रेजेंट करेगा वो। उसकी खास लुक होगी, उसका चेहरा रेड हॉट हुआ होता है, फ्लशिंग उसको होती है, स्वेटिंग उसको हो रही होती है, रेस्टलेस होता है वो, पैल्पिटेशन उसको हो रही है। ठीक है, तो ये एपिसोडिक की बात आपके जहन में होनी। अगर किसी को कभी कभी अटैक होता है तो ये ज़रूर सोचें, ख़ासतौर पर यंग लोगों में। इसमें पहला टेस्ट कौन सा कराना चाहिए? मेटानेफ्रिन लेवल वो कराते हैं, यूरिन में एक्सक्रीशन चेक करते हैं, ब्लड लेवल भी करा सकते हैं। जब किसी को सेकेंडरी हाइपरटेंशन सोचते हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट हमने कराने होते हैं, तो पिक दी डायग्नोसिस। जैसे क्रेटिनिन लेवल्स मैंडेटरी है, यूरिन कंप्लीट मैंडेटरी है। हाइपोक्लीमिया अगर अनएक्सप्लेन्ड हो रहा है तो अपने एल्डोस्टेरोन वाले सिस्टम को याद रखना है। किसी के ग्लूकोज लेवल एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया आ रहा है विद ब्लड प्रेशर, तो उसको हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम हो, कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो उसको। फिर अगर किसी को हाइपरटेंशन है और आपको हिस्ट्री सजेस्ट करती है हाइपो या हाइपर है, तो दोनों टेस्ट आप कराएंगे, TSH कराएंगे, TCT4 भी कराएंगे। किडनी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉमन सेकेंडरी कॉज फॉर हाइपरटेंशन, रीनल पैरेन्काइमल डिजीज। ये इसकी जो पैथोजेनेसिस है मल्टीफैक्टोरियल, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का भी इसमें रोल है, वाटर बैलेंस का भी रोल है, उसके अलावा जो एंडोथीलियल लेवल प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उनमें जो मिस मैच होता है उसका भी रोल है इसमें। और जो है ना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यंगर फीमेल में अगर ये हो रहा है तो ये लगता है फाइब्रो मस्कुलर डिस्प्लेजिया होगा। ओल्ड एज में किसी को अगर ये हो रही है तो एथेरोस्क्लेरोसिस विल बी दी मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर आप सोचें किडनी डिजीज है तो आपने GFR मालूम करना है। GFR क्यों मालूम करना चाहिए हमें? फंक्शन देखने के लिए। नंबर 1 फंक्शन देखने के लिए, नेफ्रॉन कितने बचेंगे? नंबर 2 मेडिसिन की इसमें जितनी हमारी दवाइयाँ हैं ना, चाहे वो डायबिटिक मेडिसिन है, हाइपरटेंशन की हैं, एंटीबायोटिक हैं, NSAID हैं, उन्होंने ज़ाहिर मेटाबॉलाइज तो होना है ना, किडनी से निकल। एक्सक्रीट भी होना है। तो एक्सक्रीशन के डुअल मेथड है, एक बाइल है यानी लिवर है जो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट करता है, एक किडनी है। तो अगर किसी का GFR पहली कंप्रोमाइज है और आपने वो GFR नोट नहीं किया तो आपने ड्रग दे दी तो टॉक्सिसिटी का काम खराब हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो आपने GFR ज़रूर एस्टिमेट करना है। आपने कॉर्पोरेशन यार्टा के लिए हमें CT एंजियो करानी पड़ती है, क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री सजेस्ट करती है या डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कराते हैं हम। ठीक है, ड्रग इंड्यूस अगर है तो आप जो कल्प्रेट ड्रग सोच रहे हैं उसकी स्क्रीन, उसका ब्लड लेवल एसेस कराना पड़ेगा, हिस्ट्री के मुताबिक सजेस्ट होगा। फिर फियो में हमने मेटनानेफ्रिन या नॉरपेटानेफ्रिन 24 आवर यूरिन एक्सक्रीशन चेक करनी है। एल्डोस्टेरोन का है तो इसमें भी आपने 24 आवर यूरिन चेक करना है फॉर एल्डोस्टेरोन। रेटिनोवास्कुलर के लिए डॉपलर स्टडी या एंजियोग्राफी या MR एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। स्लीप एपनिया के लिए स्लीप स्टडीज होती हैं, ये कराई जा सकती हैं। अगर थायराइड है तो हम थायराइड T3 T4 या पैराथायराइड का मसला है तो वो कराएंगे हम। पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है उसको अनकंट्रोल्ड है, तो जो टारगेट आर्गन है 5 वो हमें याद रखने चाहिए। वही 5 टारगेट आर्गन है डायबिटीज़ के लिए, फंडस यानी आई, ब्रेन, हार्ट, वेसल और किडनी।
तो ये पांचों हमें टारगेट ऑर्गन सोचने चाहिए, इनमें डैमेज हो रहा होगा। अगर किसी का कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपने ज़रूर देखना है। और फंडस जो है ना वो हमें देखनी चाहिए सुलन, क्योंकि हमें रेडी फ़ौरन पता लग जाएगा कि टारगेट ऑर्गन डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें से ब्लड वेसल्स का भी पता लग जाएगा, हाँ, यस। डैमेज हो रही है। CVS में क्या होगा, LVH हो सकता है, LVF हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, MI हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, एनोरिज्म हो सकते हैं, डायसेक्शन हो सकती है और डिसेक्शन की रप्चर भी हो सकता है। किडनी में आपको पता है ये CKD, AKI, एंड स्टेज रीनल डिजीज सब कुछ हो सकता है इसमें। CNS में स्ट्रोक, CVA, एट्रोफी, डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, ये सब कुछ होगा। आई में रेटिनोपैथी, रेटिनल हैमरेज, इम्पेयर्ड वीएन, विट्रियस हैमरेज, रेटिनल डिटैचमेंट, या जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल हैं उनमें मोनोन्यूराइटिस मल्टीपल होकर उनका वीकनेस हो सकती है उनकी। अभी आ जाएंगी बातें, अभी आ जाएंगी बातें। ये नॉर्मल है, ये हाइपरटेंस रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में क्या क्या होता है, हेमरेजेस होती हैं, एक्सुडेट होगा, कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये देखना में आना चाहिए। आर्टेरियल नर्व, आपने कहा वेसल देख सकते हैं, यहाँ से किसी ने कहा था, तो ये नर्व नजर आती है वाली। उसके बाद हमें निकिंग नजर आ सकती है, इसको निपिंग भी कहते हैं। जहाँ आर्टरी और वेन मिल रही हैं वह आर्टरी से वेन प्रेस हो जाती है वो, तो आपको वो उसमें डेंट नजर आएगा। वो देखिए डेंट नजर आ रहा है। ये आपने जो कहा जी वो नजर आ गया हमें। एडिमा भी है और कॉटन वूल स्पॉट भी हैं, हेमरेजेस भी हैं। ये स्टेज 4 है जी, पेपल एडिमा स्टेज 4 में होता है जी। अब थोड़ा सा इसके बारे में कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इशू है। अगर जितने देखें ना, ये हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, पुअर डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारा डॉक्टरों का खास तौर पर है, और डायबिटीज़, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं फॉर कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी। तो इनमें दिस इज मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन, और इससे अल्टीमेट जो है ना पेशेंट को फिर मॉर्बिडिटी होती है, मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो इसको ये देखना चाहिए कि ये बहुत कॉमन है, इसलिए इसके बारे में जितना ज़्यादा हम जान सकते हैं हमें जानना चाहिए। पाकिस्तान में 2 स्टडियाँ जो मतलब वेल नोन है। एक ये स्टडी है जो हर सूबे में हुई थी, इसमें आप करेल क्या सॉरी इसमें गौर करें, जो बलोच फीमेल हैं उनमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और जो है ना पश्तून फीमेल उनमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। पंजाबी फीमेल में ब्लड प्रेशर कम है, सिंधियों में और कम है। ये लाइफस्टाइल और जो सप्रेसिव एटीट्यूड है हमारा मर्दों का खास सेक्टर में, बलोचों में, पश्तून में, कुदरती बात है ना, उनको वो प्रिविलेज तो नहीं मिलती जो पंजाबियों को यहाँ मिल रही है और सिंधियों को जो मिल रही है यहाँ पर। सर ये लाइफस्टाइल में आप कितनी चीजें काउंट करते हैं? उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, सुनना, खाना पीना, रेस्ट आराम, और कंडीशन ऑफ वर्किंग कि हम कितनी देर काम करते हैं रेस्ट किए बगैर, और हमारा जॉब कैसा है, एग्जर्शन हमारी कितनी होती है। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। सर स्ट्रेस का मतलब हम ब्लड प्रेशर के साथ अटैच करते हैं हम, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट देते हैं ब्लड प्रेशर की, स्ट्रेस को लिफ्ट ही नहीं कराते हम। जी मैं स्ट्रेस को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, इसलिए क्या बात यह है कि अगर आप बिजी है ना, काउंसिल करने का टाइम नहीं है आपके पास। जो दवाई है ना एंटी डिप्रेसेंट या एंग्जाइटी ड्रग देना, ये इफेक्टिव नहीं है जितना हमारा उनसे बात करना है। बीइंग फैमिली फिजिशियन आपका इन्फ्लुएंस है, देखिए आप उनके पीर हो, पता है आपको, आप उनके पीर हो, आप जो कहोगे ना उन्होंने मानना है। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें उनको समझाने में, ये बहुत जरूरी है। हम उनसे बात ही नहीं करते, टेम्परेरी को दे देनी चाहिए एंटी डिप्रेसेंट, फिर वो छोड़ेगा नहीं यार।
ये मुसीबत। तो वो तो ब्लड प्रेशर की गोली भी नहीं छोड़े। नहीं, वो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा, नहीं ना। वो छोड़ देगा, वो छोड़ उसको वो अज्यूम करेगा कि मेरा बीपी ठीक है, डॉक्टर पागल नहीं, मैंने दवाई खवाई जा रहा है, लेकिन उसमें उसको मजा आता है, वो नहीं छोड़ेगा, उसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी उस पर। आमतौर पे कोई 1-2 महीने दे दे वो। अगर उसको उसमें चस आ गई ना, वो नहीं छोड़ेगा वो। एक स्टडी हुई थी रूरल पंजाब में, रूरल पंजाब में स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने 2008 से 2015 में ना उन्होंने ये देखा कि 1/3 ऑफ पेशेंट इन द हेल्दी स्क्रीनिंग कैंप, जो सपोजली हेल्दी लोग थे, उनमें ब्लड प्रेशर था। लेकिन 100 लोग अगर आए हैं जो सपोज करते हैं कि हम हेल्दी हैं, उनमें 33 लोगों को ब्लड प्रेशर था। ठीक है, तकरीबन 35% जो है ना उनकी प्रेवलेंस रेट थी हाइपरटेंशन की। उनमें से 62% एज उसमें नहीं करती। अभी आता है ना, एज जब उन्होंने स्टैंडर्डाइज की ना एज, तो 34% मोर लेस बराबर ही उनका प्रेवलेंस थी। फिर उन्होंने इन लोगों को मैंने था जिनको पता लगा कि आपने पिक किया कि ब्लड प्रेशर है, तो वो उसको लिफ्ट नहीं कराते थे उनको, हालांकि था, देवर नोइंग, देवर थिंकिंग कि वो नॉर्मल है, शायद डॉक्टर एम कही जा रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक जो चल रहा है। हाँ जी। और उनमें से उन 62% लोगों में से 2/3 लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे। ठीक है, फिर जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल था वो सिर्फ 22% लोगों का था। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इवन इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेल डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल लेस देन 30% ही होता है, इवन दो दे आर टेकिंग रेगुलरली द मेडिसिन। तो कंट्रोल 30% भी सिर्फ यूएस या 1-2 कंट्रीज में, बाकी लेस देन, मैंने कहा लेस देन 30%। रिसेंटली यूके में 9% था, अब शायद उनका को 30 से ऊपर गया। मैंने ये कहा लेस देन 30%, यानी इवन विद वेल वर्स्ड, वेल एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, डेवलप्ड कंट्री में भी 30% क्रॉस कभी नहीं हुआ। असल में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स को ले नहीं रहे होते। वो और बहुत कुछ ले रहे हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं। तो जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फिर मैं जोर दूंगा लाइफस्टाइल पे। ठीक है, और जितने रिस्क फैक्टर हमें मालूम है ना कार्डियोवास्कुलर के, वो हम जरूर उसमें सर्च कर, चाहे वो उसको नहीं पता, आपने सर्च लगानी है, फर्स्ट टाइम जरूर सर्च लगानी है कि उसको कोई ऐसी चीज़ चल तो नहीं रही जो उसकी ट्रीटमेंट को चेंज करा सके या प्रोग्नोसिस को ख़राब कर सके, तो आपने ज़रूर ये देखना है। तो वो टारगेट अगर मैंने बता दिया है, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं कि ब्लड प्रेशर इटसेल्फ, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज़ मेलाइटस, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। किसी को अगर हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन नहीं भी है, डायबिटिक पेशेंट है, किडनी उसका डिजीज़ हो रहा है, उसको एल्बुमिन यूरिया अगर आ गया ना तो उसको LVH होगा, ये इंडिकेटर है नॉन इन्वेसिव फॉर LVH। तो आपने ये एल्बुमिन ज़रूर चेक करानी है। एज अगेन रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है। हिस्ट्री में आपने क्यों हिस्ट्री पूछनी है, इसलिए कि आपने ना ट्रीटमेंट देनी है अकॉर्डिंग टू कंपेलिंग इंडिकेशन। कि अगर डायबिटीज़ है तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग डिफरेंट होगी, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग डिफरेंट होगी, किसी को साथ एस्थमा है, COPD है, तो कुछ ड्रग आपने नहीं देनी है। तो आपने हिस्ट्री ज़रूर पूछनी है। मसलन अगर किसी को एंजाइना हो रहा है तो ये कुड बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, तो आपने उसको बीटा ब्लॉकर या कंट्राइंडिकेशन तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पर डालना है। किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है तो प्रेफर्ड ड्रग AC इनहिबिटर या ARB होंगे। किसी को एस्थमा, COPD है तो बीटा ब्लॉकर आप नहीं देंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, तो फिर आप ARB और AC इनहिबिटर की तरफ जाएंगे। किसी को पोलीयूरिया और नक्चूरिया हो रहा है तो इस मीन कि उसको ऑलरेडी CKD या किडनी डिजीज हो चुकी है, तो आपने सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंगली करनी है। क्लॉडिकेशन हो रही है, किसी को चलने से पेन होता है तो बीटा ब्लॉकर नहीं देने हैं आपने। गाउट है तो डायूरेटिक एग्रीवेट करते हैं तो ध्यान रखना है हमने। NSAID सोच समझ देने, इसलिए NSAID से ब्लड प्रेशर भी ख़राब होगा और कंट्रोल भी ख़राब होगा, ड्रग भी लेस इफेक्टिव होगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, पूछना है आपने। ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ किसी में हुई है तो उसके हार्ट को ज़रूर वर्कअप करना है आपने। सिगरेट स्मोकिंग इंडिपेंडेंटली एग्रीवेट करती है कार्डियोवास्कुलर मॉर्टेलिटी मॉर्टेलिटी, उसका डायरेक्ट लिंक हाइपरटेंशन के साथ नहीं है। हाई साल्ट इंटेक का ताल्लुक है तो वो अवॉइड करने। अल्कोहल यहाँ लोग पीते हैं, ध्यान किया करें, पूछा करें, काउंसिल किया करें। एग्जामिनेशन में आपने बोथ आर्म्स में BP चेक करना है, BMI ज़रूर मेजर करना है,
और बाकी जो वेसल्स हैं जितने ब्रेकियल के अलावा बाकियों को पैल्पेट करने हैं। अगर ये आपको थिक लग रही हैं बाकी जगह पे तो एथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ भी हो रहा होगा, तो उसको अकॉर्डिंगली मेड पेशेंट को उस तरफ ध्यान करना है उसका। थायराइड को ज़रूर एग्जामिन करें, हार्ट, लंग्स, अब्डामन देखें, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की पल्सेस और एडिमा ज़रूर चेक करें, CNS देख लें, हो सकता है उसको पहले से CV हो चुका हो, ठीक है, या न्यूरोपैथिस को हो रही हो, और फंडस कोशिश करेंगे ज़रूर देखें आप। ECG मस्ट है, यूरिन एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, शुगर, ब्लड कंप्लीट, GFR मालूम करना चाहिए हमें, लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं बेस लाइन। और एक टेस्ट होता है कि आप प्रोटीन यूरिया देखना है आपने, या 24 आवर यूरिनी प्रोटीन करवाएं या स्पॉट यूरिन पर जो हम कराते हैं रेशो देखते हैं हम, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो वो करवा लें आप, ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसमें अगर 1 आ रहा है तो उसको 100 मिलीग्राम लॉस हो रहा है, 2 आ रहा है तो 200 है, 3 आ रहा है 300 मिलीग्राम लॉस हो रहा है। वाई टू ट्रीट, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। Why treat? We have to treat the patient because we want to avoid the problem related to hypertension like myocardial infarction, CVA, chronic kidney disease, death, sudden death. तो हमने ये 4 हमारे मेजर यानी हमारे एम है कि हमने पेशेंट को हाइपरटेंशन की वजह से इन चीज़ों से बचाना है जितना हम बचा सकें। तो गोल क्या है जी, पर्सन्स मोर देन 60 ईयर विदाउट डायबिटीज़ और CKD, तो आपने उसका BP जब ट्रीट करना है तो उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 140/90 से नीचे लाना है अपना। मोर देन 60, आई रिपीट, मोर देन 60 विदाउट डायबिटीज और क्रोनिक किडनी डिजीज एंड विदाउट MI, तो आपने उसका BP जो है 140/90 से नीचे लाना है। अगर पर्सन लेस देन 60 है या उसको डायबिटीज है या उसको CKD है तो उसका 130/80 से नीचे लाना है। नया जो है ना गोल वो ये वाला है, ठीक है। द प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। टू रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर रेनल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी अटेन करने के लिए ये हमारे 3 गोल होने चाहिए। नंबर 1, एज को देखना है आपने कि 60 प्लस है या 60 से कम है, और दूसरा आपने देखना है कि कॉम्प्लिकेशन जो होनी चाहिए थी अनकंट्रोल में वो अगर हैं तो गोल डिफरेंट हो जाएगा। अगर BP कंट्रोल हो जाए तो अप टू 40% हम स्ट्रोक बचा सकते हैं, 25% MI की प्रेवलेंस कम कर सकते हैं, और हार्ट फेलियर मोर देन 50% लोगों में कम हो सकता है अगर हमने स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर जब पेशेंट BP के साथ हमारे पास आता है तो फॉलोअप जो है ना, फॉलोअप ये ज़रूर उसको समझाएं कि वो प्लीज़ आए दिखाने के लिए, प्लीज़। कुछ दवाइयाँ ऐसी आजकल आ रही हैं एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, अगर मरीज फॉलोअप नहीं ना कराता या आप रेगुलरली उसके कुछ टेस्ट नहीं कराते तो वो पेशेंट विल एंड अप इन कॉम्प्लिकेशन। तो अगर आपका कहा वो ज़रूर मानेगा, GP का कहा मानता है वो, तो आपने प्लीज़ ये उनको परसुएट करना है, टीच करना है कि वो प्रॉपर फॉलोअप कराएं। BP नॉर्मल है तो 2 साल बाद चेक कराए वो, अगर प्री हाइपरटेंशन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता दें उसे आप और 1 साल बाद चेक कराए वो। अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो 2 महीने बाद ज़रूर है वो। अगर स्टेज 2 है तो उसको जल्दी जल्दी बुलाएं ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांस को मिनिमाइज़ किया जा सके। लाइफस्टाइल में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वेट रिडक्शन, और हम सब डॉक्टर वेट रिडक्शन कोई नहीं करते, हमारा मसला है चलने का टाइम ही नहीं है। दूसरा हमने लेट रात को खाना खाना, फिर हमने अर्ली सोना भी होता है, तो हमारा डॉक्टरों का वेट इसलिए बढ़ रहा है कि हम चलते नहीं हैं, रात को लेट खाना खाते हैं और हरकत कोई नहीं करते। अगर वेट रिडक्शन कर लें तो इतना ब्लड प्रेशर इससे लॉस हो सकता है। ये डैश डाइट है जी, डाइट जो हम ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प कर सकती है। वो क्या डाइट है जी, रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, और जिसमें सैचुरेटेड और टोटल फैट कंटेंट कम होता है, इससे भी 14 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है। सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक फॉल हो सकता है। अगर हम मोबाइल हैं तो वी कैन गो अप टू 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी लॉस इन ब्लड प्रेशर। आजकल सैचुरेटेड फैट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर मुझसे पूछे ना, आइडियली बटर और देसी घी, जो मक्खन है ना, मक्खन और देसी घी, ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ये जो जितने हम वो जो फैक्ट्री ओरिएंटेड खाने खा रहे हैं, लेकिन इनकी मिकदार इतदाल से हो, टिका के ना हो।
ऑलिव ऑयल भी ठीक है, लेकिन ऑलिव हमें मिलता है प्रोसेस्ड। जितनी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं ना, उसमें उन्होंने डाले होते हैं ऐसे मटेरियल जो उसकी शेल्फ लाइफ को बरकरार रखते हैं, वो केमिकल ख़राब है। ठीक है, ठीक है। सर ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन के साथ अगर पेशेंट का कितनी देर तक बीपी नॉर्मल रहे तो हम उसमें कोई रिड्यूस कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं? कोई दवाई रिड्यूस नहीं करनी, इसलिए कि यू वांट टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। अगर दवाई के साथ उसका बीपी थोड़ा सा लो रहने लग जाए तो उसकी इनटेक ठीक नहीं है, उसकी वाटर कंटेंट ठीक नहीं है, खाना वो नहीं ठीक खाता, उधर ध्यान करें। डोज एडजस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। मसला मैं अभी बात करूंगा, मैं अभी बात करता हूँ। चले मैं अभी बताता हूँ। रिकमेंडेड ये है कि आप जितने ग्रुप्स हैं ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयों के, उनमें आप कॉम्बो ड्रग दें, सिंगल ड्रग ना दें, इवन विद ऑनसेट। ठीक है, कंट्रोल हो गया है तो आप उनमें से एक तो हटा दें यार, समझ आ गई? या कम कर दें आप डोज। कितनी देर कंट्रोल कर रहे तो फिर उसके बाद कम करनी ये लिमिट इंडिविजुअल है, स्टैंडर्डाइज जनरलाइज नहीं है भाई। देखिए अगर ये ही इज वेरी मोटिवेटेड पर्सन, फर्स्ट हो ये हर बात मान रहे हैं, इनके लिए हमारा प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। मेरे शायद मैं नहीं बात मानता, मेरे बारे में प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा, तो अभी उसको फिक्स नहीं कर सकते। देखिए जी, कई पेशेंट्स होते हैं वो जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो खुद ही दवाई बंद कर देते हैं, ये या बिल्कुल कम कर देते हैं। एक्चुअली उस वक्त मेरे ख्याल में तो उसको कम करनी चाहिए जब उसका लो होने लगे। नहीं, लो होने की वजह ढूंढनी है ना आपने। अगर किसी का लो हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, उसको डिहाइड्रेशन हो रही है, उसको एमआई हो गया, उधर ध्यान करना ना हमने। नहीं, वो तो अगर बहुत लो हो तो गए फिर लो तो सिर्फ कहते हैं, बाकी लो तो नहीं होता। वो 100 भी नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर में होती है, सर्दियों में होती है। सर्दियों में बीपी डिफरेंट होता है गर्मियों के मुकाबले में। तो लाइफस्टाइल में डिक्रीज टाइम इन सेडेंटरी बिहेवियर सच एज वाचिंग टेलीविजन, प्लेइंग वीडियो गेम्स, स्पेंडिंग टाइम ऑनलाइन। आपने ना ये जो हमारा जो ये जो हम बैठे होते हैं स्क्रीन टाइम कम करना, चाहे वो टीवी है, चाहे मॉनिटर है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे ये हमारा मोबाइल है, ये टाइम कम करना है हमें। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, वॉकिंग, बाइकिंग, एरोबिक, डांसिंग, टेनिस, सॉकर, बास्केटबॉल। अच्छा ये बताएं, जो फिजिकल एक्टिविटी है, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू स्टार्ट, कैसे समझाएं मरीज को? तो चले सब 4 मिनट के लिए मैं पता है कैसे बताता हूँ। मैं क्या मुझसे पूछता हूँ खाना खाने में कितनी देर लगाते हैं आप? कोई कहता है 10 मिनट, कोई कहता है 5 मिनट, कोई कहता है 15 मिनट। मैं कहता हूँ 5 मिनट आप मेरे कहने पे शामिल करने। इसमें कहता की करना और खाना मैं कहा और नहीं खाना। हर खाने से पहले जहां आप मौजूद हैं 5 मिनट के लिए तेज कदमों से चले खाने से पहले खाने से पहले ताकि उसकी कैलोरी जो पहले जमा है कुछ बर्न भी हो ना। सर वो और ज्यादा खाएगा, उसको तो भूख लगेगी। कोई बात नहीं है, उसकी आदत बनानी है ना, ठीक है ना। 3 दफा वो करेगा ना या 2 दफा करेगा, 10 मिनट की वॉक हो गई। फिर उसको ऐसा ऐसा अगर रूटीन में करता है उसको अच्छा लगेगा, वो मोटिवेटेड हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा। फिर उसे आप कहें 7.5 मिनट कर दो, फिर आप 10 मिनट कराएं उससे, फिर 15 मिनट कराएं, हत्ता कि आप 30 मिनट्स पे आ जाए। तो 30 मिनट्स या 35 मिनट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेली। ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या स्विमिंग, ये 3 बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये सारी खाने से पहले। वो खाने से पहले एम्प्टी स्टमक, खाना खा के नहीं, 3 घंटे गुजर जाएं या खाना खाने के बाद, अगर आप हेल्दी स्टमक है आपका, अगर आपका एम्प्टी स्टमक हो चुकी है 3 घंटे के बाद, तो उसके बाद खाना खा के नहीं चलना। वो 40 कदम ठीक है बस। इतने ओबीस होते हैं, वो कहते हैं हम तो चल ही नहीं सकते, उनका क्या? तभी तो 5 मिनट चलाना है ना, उन्हें को 2 मिनट चलेंगे आप। अगर वो चलेंगे नहीं तो उनको कोई चला के ले जाएगा फिर। यही तो कह रहा हूँ ना, कोई और चलाएगा ना, खुद वो चलाना, उनको चलाना है आपने बस। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको क्या कोई 5 मिनट वो चल सकते हैं, गोटे टूटेंगे नहीं उनके। मैं पता मैं क्या कहता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ टूटने दे, कोई बात नहीं, हम और जोड़ लेंगे, अब चलें। आते हैं जनाब, आते हैं।
आपके पास जरूर आएंगे, इसलिए कि आप उनके पीर हो यार, आपको पता ही नहीं इस बात का। ये हर खाने से पहले, खाने से पहले, हर खाने से हर खाने से पहले, ताकि उनकी आदत बने। देखिए मिनिमम हमने आधे घंटे तक जाना है ना, तो तरीका इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। जो ना माने हाँ, जो ना माने। और खाने का पोर्शन कम कराना है आपने, आप बजाय उसको 3 खाने के उसके 5 खाने करा दो। यस, ठीक है। और अल्कोहल ये नहीं होना चाहिए वैसे। ये डैश डाइट क्यों होती है? टू स्टॉप हाइपरटेंशन है। ड्रग्स, 4 ग्रुप हैं जी ड्रग्स के। ये जो अमेरिकन लोग कहते हैं ना नॉन ब्लैक ब्लैक, मैंने वो ये फिक्रा वहाँ से लिया है कि नॉन ब्लैक अगर है तो उसको एसी इनहिबिटर, एआरबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायबिटिक में से कोई एक दवाई दे सकते हैं, या जो रिकमेंडेड है कम्बो पिल। अगर ब्लैक हमारे जैसे एशियन है, उनमें इनिशियल जो ड्रग है वो थायराइड और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। सर ये ब्लैक एंड व्हाइट का क्या फर्क क्यों है इसमें? वो उनका ये ख्याल है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो जो साइटोक्रोम लेवल पे जाके उसमें वेरिएबिलिटी आती है इनिशियल फेज में। ये मेनली सर हम जो है वो ब्लैक में आते हैं, हम वाइट में ही हैं तकरीबन। पॉपुलेशन जो है उनकी स्टडी ये यूएसए के लिए mainly ये मैंने कहा अमेरिकन, मैंने अमेरिकन लिखा नहीं, मैंने बोला अमेरिकन। हम लोग ब्लैक में नहीं आते वैसे, ब्लैक नहीं हम ब्लैक नहीं हैं, हम दरमियान में, हम वो भूरे हैं, हम भूरे हैं। वो जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो है ब्लैक ओरिजिनल वो वाले हैं। अफ्रीकन अमेरिकन। अगर किसी को CKD है या डायबिटीज़ है तो वो जो 2 इनिशियल ड्रग्स देनी है उनमें आपने ऐड करना है फ्रॉम आइदर एसी इनहिबिटर और ARB। नई रिकमेंडेशन जो है ना 2017 की वो ये है कि आपने थाइजाइड डाययूरेटिक जरूर देने, ठीक है, और सिंगल पिल कॉम्बिनेशन देना है। आपने एक दवाई देनी, एक गोली देनी जिसमें मल्टीपल चॉइसेस हो, उसके अंदर शामिल हो, गोली एक खाए वो। इसलिए कि मैं बात करूंगा नंबर ऑफ पिल कम करने से कंप्लायंस बेहतर हो जाता है। और दूसरा ना एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको, हर दवाई का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अगर आप स्मॉल डोज में दे रहे हैं, हर ग्रुप से दे रहे हैं, सबका इफेक्ट एडिटिव होके अच्छी एंटी हाइपरटेंसिव स्ट्रेटजी हो सकती है और साइड इफेक्ट्स कम। एग्जैक्टली। ये अकेली थायराइड डाययूरेटिक कम कर लेती होती है? बिल्कुल करती है जी। थोड़ा हो ब्लड आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के लिए बेस्ट चॉइस है। कई पेशेंट टॉलरेट नहीं करते, तो उनमें आप उनमें ऑप्शन हमारे पास है ना। और इंडिबामाइड से ये बेटर है। एंडोमाइड वो भी इसी ग्रुप में से आती है, लेकिन वो लॉन्ग एक्टिंग नहीं है ना, वो लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, वो लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, वो इसी में आती है, उसी में आती है, तो वही वाली है, लेकिन वो उसका इफेक्ट जो है ना वो लॉन्ग एक्शन वाला नहीं है। अच्छा, ये जो है ना यूरोपियन सोसाइटी, उनकी जो पिछले साल गाइडलाइन है वो मैं थोड़ा सा ना एक्सट्रैक्ट लेके आया हूँ। एक तो एक वाइडर यूज़ ऑफ आउट ऑफ ऑफिस बीपी चेक कराना है, घर में चेक कराएं ताकि एग्जैक्ट मॉनिटरिंग हमारी हो सके। उसके अलावा जो मेजर हाइपरटेंसिव आर्गन है ना जो डैमेज हो सकते हैं, उनको ज़रूर असेस किया करें बार बार, जैसे किडनी है, हार्ट है, फंडस है, CNS है, इनको असेसमेंट की बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको नहीं चेक करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, वी मे लूज थिंग्स मोर रैपिडली। फिर ओल्डर एज में ना जिनके बाकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कंप्रोमाइज़ हैं, आपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल की तरफ नहीं जाना, और थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। और हर दफ़ा जब भी पेशेंट आएगा आपने उसको BP का गोल और टारगेट आर्गन के बारे में बताना है कि उनके कैसे चल रहे हैं, ठीक है। और कम से कम 2 ग्रुप में से कम्बिनेशन वाले ड्रग उसको सेलेक्ट करें टू बिगिन विद, शुरू से ही। फर्स्ट टाइम ही कम्बिनेशन, जैसे ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है ये वेलसार्टन या इस तरह की जो ARB विद एवेलोडिपिन। एक्स्ट्रा टाइम नहीं तो फिर डाययूरेटिक के साथ ज़्यादा नहीं, शुरू में स्टार्ट में। अगर डाययूरेटिक वो नहीं लेना चाहते तो जब बात करें वो नहीं लेते हुए बात की, थायराइड या इंडिबामाइड कौन सा बेहतर दवा है? एंडोमाइड लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, बहुत प्रोलॉन्ग एक्शन नहीं है उसका, तो इसलिए दूसरा ज़्यादा बेहतर है। ये भी बहुत, दोनों इफेक्टिव है वैसे, उसमें जो XR है वो है, लेकिन उसका भी हाफ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी। सर वलसार्टन का हाफ लाइफ तो मेरा नहीं है। अभी हम बात करते हैं, अभी आ जाएगी बात, इसका भी जवाब ले आऊँगा आपको।
सिंगल पिल कम्बिनेशन थेरेपी हैज़ बिन शोन टू इम्प्रूव एडहेरेंस, और ये प्रेफर्ड स्ट्रेटजी है फॉर इनिशियल 2 ड्रग कम्बिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड फॉर 3 ड्रग कम्बिनेशन थेरेपी। 3 ड्रग वाली के डायरेटिक साथ ऐड हुआ है, क्लोडोपिन है और ARB है, और फोकस है एडहेरेंस पे। एडहेरेंस बढ़ाने का तरीका वही है कि नंबर ऑफ पिल कम हो भाई, दिन में 1 आध बार ही गोली खानी पड़े। सर, और एक दफा अगर देनी हो तो मॉर्निंग या इवनिंग में कौन सा? मॉर्निंग इसलिए कि बीपी बढ़ने का चांस दिन को ही होता है ज़्यादा। सड़क पे जा रहे हैं आप, ट्रैफिक ब्लॉक है, आप गुस्सा आ गया, बीपी शूट किया है, अगर ब्लड लेवल ड्रग का नहीं है, रात को खाई थी, रात को जितने मेटाबॉलिक सिस्टम है ना वो एक्टिव होते हैं, ड्रग को कैटाबलाइज करके उड़ा देते हैं उसको मॉर्निंग। उसमें एक और एडवांटेज भी है सुबह देने में, क्योंकि मोस्टली हमने नोट किया है कि पेशेंट्स नाश्ता एक टाइम पे ही ले लिया। हाँ जी, तो उसका फिक्स टाइम हम कर सकते हैं। उनका फिक्स टाइम हो जाएगा, क्योंकि इवनिंग में कभी वो 6 बजे खा लेगा। अच्छा, ये जो नाश्ता है ना और शादी पे एंटी हाइपरटेंशन ड्रग, इसको प्लीज़ उनको समझाएं कि नाश्ता करना ज़रूरी नहीं है, गोली खानी ज़रूरी है। हाथ मुंह धोना ज़रूरी नहीं है, गोली खानी ज़रूरी है। कपड़े बदलना ज़रूरी नहीं है, गोली खानी ज़रूरी है। कोई तरीका ढूंढें उनको समझाने के लिए। सुबह खाने का एक फायदा ये भी है कि अगर कोई पेशेंट भूल गया ना तो उसको हो सकता है 1.5, 2, 2.5 घंटे बाद याद आ जाए। तब तक गड़बड़ भी हो सकती है भाई। मिस नहीं होगी, रात को तो भूल गया, ये बात है, ये बात है। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर उसका अच्छा कंट्रोल जा रहा है तो हमने देखा है कई पेशेंट एक डोज मिस भी कर देते हैं तो अगले दिन भी उसका। अच्छा, एक और बात मजे की बताऊं आपको, अगर आपको फिजियोलॉजी आती है तो 8 सिस्टम अल्लाह ने बनाए हुए हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। 8, उनमें जो लॉन्ग एक्टिंग है वो किडनी है। एक बंदा दवाई नहीं भी खा रहा ना, वो सिस्टम तो यार बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज नहीं होंगे ना, वो भी कुछ हम कंट्रीब्यूट कर लें, उसका भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन हर वक्त उसका नहीं होगा। जब उसको ज़रूरत होगी, स्ट्रेस में आएगा, उस वक्त उसे दवाई चाहिए। अगर उसने गोली नहीं खाई हुई तो फिर वो उसको सीवियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, इसको ज़रूर देख लें आप कि डायबिटीज़ है तो ये हमारी ऑप्शन है, हार्ट फेलियर है तो ये हमारी ऑप्शन है, CKD है तो हमारी ये ऑप्शन है, रिकरेंट CV हो रहा है तो यहाँ वो एंडोपामाइड का बहुत ज़्यादा रोल है विद एसिनिलिटर, और पोस्ट MI है तो हमारी ये ऑप्शन है। ये हमने इसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करनी है ड्रग्स। डायबिटीज में बीटा ब्लॉकर तो क्या इंडिकेटेड है? ये वो नॉन सिलेक्टिव की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिलेक्टिव की बात हो रही है। और थायराइड का भी कहते हैं डायजीरेटिक्स क्यों है? डायजाइड देना ही देना है जी हमारे पास, सर उसका जो हाइपरयूरेसिमिया होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसका आप ट्रीटमेंट करें, उसके साथ दें आप उसको, ये देना ही देना है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है आप। किडनी के पेशेंट को किडनी को देना इसलिए कि अगर आप वो नहीं देंगे तो वो जो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, साथ आप यूरिक एसिड कम करने दवाई दे रहे हैं आप। इन द जनरल पॉपुलेशन, ये दोबारा रिपीट करने लगा हूँ आपके लिए क्योंकि अब दरमियान में और बातें आ गई थी। इन जनरल पॉपुलेशन एज मोर देन 60 ईयर इनिशिएट ट्रीटमेंट एट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 150/90 एंड ट्रीट टू हैव अटेन द गोल लेस देन 150/90। अगर 60 से ऊपर गए हैं तो फिर हमने उसका BP और साथ अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है तो फिर 140/90 या 130/80 से नीचे लाना है आपने। और यंगर लोगों में, यंगर एज ग्रुप में, उनको आपने जो BP नीचे लाना है वो CKD है, डायबिटीज़ है तो 140/90 से बहुत ज़्यादा नीचे ना लाएं उनका, ठीक है, ताकि किडनी आउटकम बेहतर हो सके। और उसमें भी AC इनहिबिटर ARB का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर गोल अटेन नहीं हुआ, हमारा BP कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ 1 महीना गुजर गया है, तो इनिशियल ड्रग की डोज बढ़ाएं या एक ड्रग और ऐड कर लें जो ग्रुप आपको मालूम है उनसे। जैसे आपने अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और AC इनहिबिटर ARB दिया था, थायराइड ऐड कर दें, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो उसको क्या है, फिर उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। तो उसमें अगर ओबीस है, ये फैक्टर है जी, अल्कोहल ले रहा है, सोडियम ज़्यादा ले रहा है, कोई और नशा कर रहा है, तो ये भी उसको इधर ले जाएगा। रेजिस्टेंट होती क्या है जी, as BP above target despite combination of 3 drugs of different classes, one of which should be a diuretic, ठीक है। और ये वो पेशेंट है जिसको 4 दवाइयां देनी पड़ेंगी हमें। ड्रग रिलेटेड काजेज क्या हो सकते हैं, NSAID खा रहा है वो, कंट्रासेप्टिव हार्मोन ले रहा है वो, ठीक है,
ये और कंट्रासेप्टिव ले रहा है जो अफन लिए जाते हैं औरतों में, उनको हाइपरटेंशन भी होती है। मेनोपॉजल एरिया में ग्रुप एज ग्रुप में हम बाज़ दे रहे होते हैं ऐसी दवाइयाँ। लेकिन सर अगर ऐसी फीमेल को कंट्रासेप्शन की जरूरत है तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इंजेक्टेबल जो वो भी तो लेकिन वो एक दफ़ा डोज इफेक्ट वो जो सप्रेस कर देगी, वो मुसलसल सप्रेस तो नहीं हो रहा होगा ना, वो कॉपर टी वगैरह वो भी रख सकते हैं यार। बीपी को सूट नहीं करती। देखिए जी, आमतौर पर बीपी जो है वो उस एज में जाके होता है पोस्ट में मोस्टली पेशेंट में, वैसे वो काफी। अच्छा, अब भी जो कहते हैं, अब जो नई रिकमेंडेशन वैसे ये है कि उस ग्रुप में प्री मेनोपॉजल सिम्टम के लिए ये नहीं देते हैं। अब ये अवॉइड करें, वो वैसे ही वैसे उन्होंने उड़ा देगा अपनी धनिया। लेकिन अगर कोई ले रहा है तो उस पेशेंट को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने का चांस ज़्यादा है। सिम्पथोमेटिक ड्रग ले रहा है कोई, ठीक है, नेजल डिकंजेस्टेंट है या डाइट पिल होती हैं कुछ, इरिथ्रोपोएटिन किसी को, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो कैंसर ड्रग है इनसे बढ़ जाता है। हर्बल मेडिसिन लेते हैं उनसे बढ़ जाता है। अगर कोई वॉल्यूम ओवरलोड में है, ठीक है, उसका बीपी बढ़ जाएगा, वो भी रेजिस्टेंट में आ जाएगा। सेकेंडरी कॉजेज यूजली डिफिकल्ट ट्रीट होती हैं, उनमें रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकती है। उसमें क्या करना है? वैसे मैंने भी बताया कि 3 दवाइयाँ वो ले रहा है, चौथी और ऐड कर दो। जो ले रहा है उसमें जो बच गया उसको दे दें आप। अगर इससे भी कंट्रोल हो जाए फिर क्या करें? फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजें ताकि वो देखे क्यों नहीं कम हो रहा। स्पेशली एक्सपर्ट ये नहीं कि दवाई और देनी है, ये मकसद नहीं है। दवाई आप भी दे सकते हैं, क्यों कम नहीं हो रहा, उसको एक कंट्रोल्ड तरीके से ऑब्जर्व किया जाए कि वो कौन सी गड़बड़ हो रही है। वरना मेडिसिन तो आप भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है। अच्छा, ARB और AC इनहिबिटर में क्यों हम प्रेफर करते हैं कि ARB दें? किसी को पता है? एस इनहिबिटर का कफ का इंसिडेंस बहुत ये कफ बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मरीज तंग हो जाता है। ARB में ब्रेडिकाइनिन इनहिबिशन जरा रिलेटिवली कम है, तो कफ का चांस कम है। रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप ट्राई करें एसी इनहिबिटर, इफ नॉट टॉलरेटेड। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि AC इनहिबिटर पहले इजाद हुए थे, उनको बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है, उनके बारे में जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन लेटेस्ट जो स्टडीज हो रही है अब जो है ना ARB पे बहुत स्टडीज हो रही हैं और डिफरेंट कम्बिनेशन पे हो रही हैं, ठीक है। तो अब ARB ज़्यादा प्रेफर। दूसरा ना ARB का एक और एडवांटेज भी है, अभी बताता हूँ क्या एडवांटेज है। ये देखें, गौर करें, ये हाफ लाइफ के लिहाज से देखें कि ARB के इफेक्ट कितनी देर रहता है, ठीक है जी। और ये बायो अवेलेबिलिटी के लिहाज देखें, ये चीज़ देखें जी आप, CKD हो गया। टेलमिसार्टन नहीं देते नहीं चाहिए सबसे। हर दवाई के अपने प्रोज एंड कॉन्स है ना, ठीक है। नहीं भी है और भी आ गई हैं, तो ये तो वो है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, उनके बारे में आ गया 10-12 में से और भी हैं। ये देखें ना, ये देखें, ये वेलसार्टन है, इसकी जो मेजॉरिटी एक्सक्रीशन है थ्रू फीसेस है। तो अगर CKD है, उसको CKD कम करने का जो एडवांटेज मिलना चाहिए ARB वाला, अगर हम ये नहीं देंगे नहीं मिलेगा उसको। सेम इज विद केस विद अर्बीसार्टन या टेलमिसार्टन। तो आप ये देखें एक्सक्रीशन किधर से हो रही है, सारे ये आप ठीक है। तो आप हम बाधा उसको एडवांटेज नहीं देंगे जी, जो CKD हो गया ARB ना दो जिसको, अब उसकी मॉनिटरिंग करते रहें, कोई बात नहीं। ये कई दफा जो है नेफ्रोलॉजिस्ट वो उसको बंद कर देते हैं। वो किस अच्छा लेवल पे अच्छा, मैं आपको आपको मैं एक बात बताऊँ आपको। बंद करना है? ये जो होता है ना, फिजिशियन होता है, फिजिशियन वो यहाँ से यहाँ तक हर चीज़ देख रहा होता है। अगर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वैसे मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैंने पहले FCPS मेडिसिन किया, फिर मैंने ट्रेनिंग ली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ना, लेकिन मैंने इम्तिहान नहीं दिया था। तो हम नैरो माइंड हो जाते हैं, उतने पोर्शन के बाहर नहीं देख सकते। ये जो कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे साथ PIC है, हम रोज की कॉल अटेंड करते हैं एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो हेपरिन दे रहे होते हैं, वो लिपिड लोअरिंग ड्रग दे रहे हैं, वो एस्प्रिन दे रहे हैं। भाई ये सारी प्रॉब्लम करती है ना, तो उसको मान नहीं करते, और उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोला जाता है लिवर दिया जाए। रीडिंग हो रही। देखा ना, लिवर एंजाइम डिस्टर्ब है, आपने उसको एंटीकोगुलेंट दिया हुआ यार, लिवर एंजाइम डिस्टर्ब होंगे उसके, कोई बात नहीं यार ना, इसलिए कि उसके नेफ्रोलॉजिस्ट का भी ये हाल है, उसके बियॉन्ड वो नहीं सोचते। टेलमिसार्टन किस पेशेंट को नहीं दे सकते? टेलमिसार्टन के ना, एक तो ये वाला ना, उसका एक्शन बहुत प्रोलॉन्ग है। किडनी डिजीज अगर है ना, वैसे उसकी किसी यहाँ पे हो रही है, उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ जाती है लेटर ऑन जाके, वरना तो अच्छी दवाई है, बुरी दवाई नहीं है। ये इनके सारे की हाफ लाइफ इनकी डिफरेंस है, लेकिन सारी वंस डेली दी जाती है। हाँ,
मैं ये कहना है, स्टार्टिंग बहुत इस्तेमाल होती है इसका, तो 2 आवर्स है। ये मैंने नहीं, मैंने नेट से निकाला है, मेरी अपनी तरफ स्टडी दी है भैया। लेकिन सारी बात इसलिए दी जाती है सारी। हाँ, सिंगल ड्रग इसलिए देते हैं जैसे मैंने भी कहा मॉर्निंग पे आप दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट बेशक वो बीपी तो नीचे आ जाता है ना, उसका बीपी तो नीचे आ जाता है 24 बीटी डोज बीटी है उसकी, वैसे तो राउंड द क्लॉक डोज उसकी बीटी है, हम बेशक सिंगल देते हैं उसको, सर इसमें फिर वलसार्टन की भी सिर्फ 6 स्टार्टर भी 6 इसलिए तो रिपीट कर सकते हैं ना, बीटी दे सकते हैं उसको, वैसे बीटी देते नहीं हम लोग, बीटी देते हैं ना हम लोग। इनिशियली ओडी डोज होती है सिंगल पे, प्रैक्टिकली आप इवन लोसार्टन का भी देखते हैं, Single dose effective होती है। इफेक्टिव होती है लोसार्टन की दो दफा देते ना वो मुश्किल हो जाएगी ना, हाफ लाइफ 24 hours। बिल्कुल। 4 आवर्स। उसके अलावा ये देखे भाई फिक्स डोज का एडवांटेज क्या है, मोनोथेरेपी और फिक्स डोज देखें जरा, ये रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगा, डोजेज सिंपल हो जाएंगी, ठीक है, टाइट्रेशन बड़ी आसान हो जाएगी, कंप्लायंस बेहतर हो जाएगी, कॉस्ट कुछ ना कुछ कम हो जाती है। वैसे अगर आप देखें एक दवाई की कीमत तकरीबन वही होती है, डबल की तकरीबन उसी तरह ही होती है, 2-1 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, तो कॉस्ट भी उसकी अच्छी हो जाती है और बीपी कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, कम्बिनेशन देना ज़्यादा अच्छा है वैसे, साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। इसलिए कि हमें लो डोज दी हुई है ना। वो इसमें नहीं लिखा होगा। अच्छा फिर देखिए मल्टीपल मैकेनिज्म है, हर दवाई का अपना मैकेनिज्म है, ठीक है, तो उस आप डिफरेंट दवाइयों का कम्बिनेशन से मैकेनिज्म ऑफ इफेक्ट जो है वो ले रही हैं आप, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाएगा। और एडहेरेंस जो है ना सिंगल कप पिल से ज़्यादा अच्छा होता है। ये पिछली स्लाइड जरा अच्छा तो होता है सर, एक तो होती है प्रॉब्लम हमारे जो आम रूटीन में बात होती है कि एक पत्ता ख़त्म हो गया ना एक गोली का, तो वो दूसरी जो चल रही होती है वो अकेली चली जा रही होती है वहाँ पर। ये फिर हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन है, क्या करें। उसके अलावा कंप्लायंस बेहतर हो जाती है अगर सिंगल पिल हो तो। लो एडहेरेंस के फैक्टर क्या हैं और उनसे प्रॉब्लम क्या होती है, इसका ताल्लुक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे पी रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बात कि मेरा पेशेंट के साथ कितना ट्रस्ट लेवल है, रेपो मेरी कितनी अच्छी है, मैं उसे कितना कन्विंस कर सकता हूँ। कंप्लायंस इस पर डिपेंड करती है मेरे। फिर साइड इफेक्ट होते हैं अगर दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ रहे हैं। देखो ओल्ड एज में क्या होता है, उसको डायबिटीज़ भी है, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ भी है, उसको CKD भी है, वो डिप्रेशन का भी शिकार है, उसको पार्किंसन डिजीज़ भी हो गई है, हाइपरटेंशन भी हो गई है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी उसको हो गया है, तो नंबर ऑफ पिल्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर ऐसे मरीज़ पैसे भी गिनते हैं भाई, ठीक है ना, फिर कहते हैं वो फक्का फाना बंदा है, फक्का, तो फिर वो सारी मुसीबतें यहाँ शुरू होती हैं। ये डोजेज शेड्यूल जो है ना वो बहुत कम्प्लीट, फिर वो ये नहीं पता होता कि यार कुछ दवाइयाँ आपस में इकट्ठी नहीं खा सकते हम, ठीक है। तो वो चूँकि एजुकेशन लेवल हमारा जो है ना वो डिमेंशिया अगर है तो दवाई मॉर्निंग दवाई वाली इवनिंग पे आ गई, इवनिंग वाली मॉर्निंग पे चली गई या मिस हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इनका भी ध्यान करना है। एक स्टडी हुई थी कि अगर हम टाइट कंट्रोल कर लें, ठीक है, बीपी हमारा अच्छा कंट्रोल हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है। उसका फ़ायदा वही होता है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे बीपी कंट्रोल 2 + 2 कितने होते हैं 4। अगर हम सीधे रहते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं, गलतियां कम से कम करें तो मंजिल आराम से मिलती है, जल्दी मिलती है। अगर हम दवाइयां खा रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होगी ना इंशाल्लाह। तो ये उन्होंने देखा कि अगर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल किया जाए तो बहुत फ़ायदा, और ये बूढ़े लोगों में किया था उन्होंने। ये वेलसार्टन की आज चूँकि वेलसार्टन है तो वेलसार्टन इज़ एक्सटेंसिवली स्टडी एट ARB। उन्होंने उसको हर इंडिकेशन में स्टडी किया एंड दे प्रूव द रिजल्ट कि उसके बहुत इफेक्टिव। अमेरिका में ये नंबर 1 ARB है। वो जो है वो है, क्या करें। अब आपने जी बीमारी मैं प्रेजेंट करूंगा, आपने जवाब देना है मुझे।
ये 43 years asymptomatic compliant male दवाई खाता है वो, type 1 type 2 diabetic and hypertensive, present for follow up taking metformin 500 mg BID, telmisartan hydrochlorothiazide 40/25 mg daily, amlodipine ले रहा है वो, एस्प्रिन ले रहा है, his BP is 140/90, सीवियर एग्जामिनेशन नॉर्मल है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसको है, लेकिन उसका HbA1c 8.7 है. In addition to adjusting type 2 diabetes medication, what additional changes would you make? उसकी टेलमिसार्टिन बढ़ा दें हम. नहीं वो तो लेकिन उसका ठीक है, कमाल है, क्यों बढ़ा दें? नहीं, उसकी डिजायर्ड कंट्रोल नहीं है उसको कोई सीकेडी नहीं है, नहीं, उसे कोई MI नहीं है, डायबिटिक्स में जो और उसकी 43 ईयर एज है. डायबिटिक में 130/80 होना चाहिए. शाबाश. और बिलो 130/80. तो क्या करें फिर? एम्लोडिपिन को बढ़ा के लेके जाओ। एम्लोडिपिन बढ़ाएंगे तो अगले दिन वो एडिमा, एंकल एडिमा के साथ आ जाए. हाँ, ये चांस बढ़ जाएगा उसका. तो क्या करें फिर? टेलमिसार्टिन बढ़ाए उसकी पहली कुछ नहीं करना, उसकी पहली डोज कुछ नहीं. शुगर कंट्रोल करें, बीपी ठीक हो जाएगा. सही बता रहा हूँ. शुगर कंट्रोल करें, उसका बीपी ठीक हो जाएगा. इसलिए कि ये जितनी ARBs हैं ये ग्लूकोज कंट्रोल में भी हेल्प कर रही होती हैं, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर रही होती हैं. ग्लूकोज ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा उसका इंशाल्लाह. दवाई ना बढ़ाएं उसकी. एक 67-year-old male present with raised cholesterol level and he is on simvastatin 10 mg. He had one prior hospitalization for chest pain due to GERD. मैं चूँकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से GERD ले आया हूँ. He has 15 years smoking history but had quit 17 years ago. He swims regularly and abides by dietary restriction. बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान है, हर बात मानता है वो. On examination, his BP is 150/85 and other vital signs are normal with unremarkable CVS and eye examination. Lab study revealed normal CBC, normal serum creatinine, no proteinuria, but he has got LVH. How would you manage his BP? के हिसाब से ओल्ड एज में ना, ओल्ड एज में, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 160 है तो उसको हमने 140 तक लाना है. मैंने पढ़ाया था अभी आपको है. और अगर वो 80 से कम है तो उसका बीपी 140 से भी नीचे लाना है हमने. 80 से ज़्यादा है तो उसका 140 तक काफ़ी ठीक है. ठीक, अगर उसे कोई और प्रॉब्लम है तो उसका बहुत ज़्यादा उसको ट्रीट नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी फिर. ठीक है, ये ख्याल करना है आपने. उस अब बताएं क्या करें. ऑप्शन हमारे पास ये हैं. इनकरेज मोर एक्सरसाइज एंड बेटर डाइट, ऑर्डर 24 आवर एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग के घर में चेक करें बीपी वाला, उसके मुताबिक दवाइयाँ बाद में एडजस्ट करें हम, या उसको थायराइड डायरोटिक दे दें, या उसे बताएं कि नई गाइडलाइन के मुताबिक उसे किसी हाइपरटेंसिव ड्रग की ज़रूरत नहीं है, या उसे उसको कहें कि वो क्या चाहता है. यानी उसे वो बताएंगे, वो फैसला दवाई जरूरत नहीं है उसे. थायराइड बिल्कुल ठीक है. पहले ही सारी रात जाता है उसको वो दवाइयाँ मिल रही है ना अभी. ये लो जी लास्ट पेशेंट जी. ए 41-year woman with hypertension came for follow up. प्रैक्टिकल देखते हैं ना पेशेंट. She has gained 7 kg over last year due to stress, poor diet and inactivity. 6 months ago, her BP was 130/80 and she is taking lisinopril hydrochlorothiazide combination. Now her BP is 140/90. Her serum creatinine is 1.3 milligram per deciliter और उसको more than 500 milligram protein urea है. What would be your next step in managing her blood pressure and protein urea? Encourage improved lifestyle adherence and weight reduction, but no drug changes. Increase her thiazide diuretic, increase her AC inhibitor, increase both AC inhibitor and thiazide diuretic. क्या करें? वेट रिडक्शन करें. और कोई सजेशन? और बाकी एस की उसकी डोज बढ़ा दें. एस डोज अगर बढ़ाएं, उसको खांसी नहीं हो रही. दोनों ड्रग बढ़ाएं, ASB और थायराइड. थैंक यू वेरी मच.